साइलेंस प्लीज। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और हम चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ ना। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा। यार आज मूड ना बहुत थक गए हैं, सोने का है। ठीक है, मतलब क्या क्या हुआ बताएं पहले। चलिए ये सब बताना नहीं होगा, काम की बात करो। चलिए भाई काम की बात करते हैं। तो काम की बात ये है कि आज हम लोग बात करेंगे SKMU दुमका, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। ठीक है, टॉपिक है हमारा क्या, ऐसी हिंदी। आप लोग बोलते हैं कि भाई साहब भैया जी खाली इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी हिंदी कभी बोल लीजिए। चलिए भाई हिंदी हिंदी बोल दिए, ऐसी हिंदी। ठीक है, क्या क्या जानेंगे, ये गेस्ट पेपर मेरे द्वारा रेडी किया गया है। ठीक है, प्रिपेयर बाय सागर साहू, ज्ञान सागर, और ये आपको फ्री में मिलेगा विथआउट एनी प्राइस, फ्री में। ठीक है, और मैं पढ़ाई को पैसा से नहीं तोलूँगा। ठीक है, किसी को खुशी से मन रहेगा तो 10 रुपया दीजिएगा, नहीं मन है तो मत दीजिएगा। ठीक है, किसके किसके काम में आएगा, तो सेमेस्टर 1 और 2। ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, अभी हम सिलेबस दिखाएंगे। पहले BA BCom BSc सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में आएगा। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले सिलेबस, फिर क्वेश्चन पेपर और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन दिया जाएगा। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे UG सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, MIL पेपर का नाम है आपका भाषा एवं संप्रेषण कौशल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी। ठीक है, हिंदी का पेपर, फुल मार्क्स 50 है। ठीक है, अच्छा 2 क्रेडिट लिखा है। क्रेडिट मतलब क्या, 2 क्रेडिट, 1 क्रेडिट अगर कहीं पे लिखा रहेगा तो उसका मतलब 25 नंबर, 2 क्रेडिट लिखा रहेगा उसका मतलब आपका 50 नंबर, 3 क्रेडिट लिखा रहेगा इसका मतलब 75 नंबर, और 4 क्रेडिट लिखा रहेगा इसका मतलब 100 नंबर। समझ गए बॉस, 1 क्रेडिट मतलब होता है 25 नंबर। चलो अब पढ़ना क्या है, तो आपको मात्र 2 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है भाषा की परिभाषा। ठीक है, भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के बारे में आपको जानना है कि हिंदी भाषा की विशेषता क्या है। फिर आपको प्रतिवेदन लिखना जानना है, ज्ञापन, संक्षेपण और पल्लवन। ये है यूनिट 1 जो कि 25 मार्क्स का है, और यूनिट 2 आपका 25 मार्क्स का है। यूनिट 2 में है आपका कारक किसे कहते हैं, संधि, समास, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, और दोनों सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वह है आपका 10 मार्क्स वाले 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्न आएंगे 40 नंबर, और 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो देखिए पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, बोला गया था 50 नंबर का, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है आपका 100 नंबर का। ठीक है, हिंदी वही है, सेम चीज़। इसको आप 50 नंबर, आपका एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम 100 नंबर का हुआ था, आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसको मान के चलिएगा कि ये जो है आपका 10 में किसी 3 प्रश्नों के आंसर करें, ये 10 मार्क्स वाले प्रश्न, सेम सिलेबस सेम है। ठीक है, बस उस टाइम पे क्वेश्चन अलग था फर्स्ट बार, इस बार सिलेबस अलग है। हिंदी भाषा की विशेषताओं को लिखिए, दोनों के काम में आएगा। फिर से आई रिपीट, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के काम में आएगा। हिंदी भाषा की विशेषताओं को लिखिए, भाषा की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, अनुवाद सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट करें। ठीक है, समास के विभिन्न भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। इन सभी का भी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इसी वीडियो में। भाषा के विविध रूपों का विश्लेषण करें। ठीक है, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करें। ये आपके 5 क्वेश्चन थे लॉन्ग आंसर टाइप में, 10 मार्क्स वाले में। 5 मार्क्स वाले में है कि पल्लवन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करें। कार्यालय व्यवहार में प्रारूपण के औचित्य पर प्रकाश डालें, और व्यवहारिक जीवन में पर्यायवाची शब्द के महत्व क्या है ये बताना है। ठीक है, अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है आपका पहला, कारक की सिर्फ परिभाषा लिखे, केवल परिभाषा। कारक का परिभाषा क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को क्रिया के अन्य मतलब वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संपर्क जोड़ते हैं उसको कारक बोलते हैं। अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दें तो देखिए लंबोदर, गजानंद, दशानन, नीलकंठ, जितना भी भगवान का नाम है वो सब आपका क्या आएगा,
बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक है। प्रत्यय का एक उदाहरण दे। प्रत्यय जैसे जिसके लास्ट में जोड़ा जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए उसके प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कलाकार। ठीक है। कार है हमारा, कार मतलब 4 चक्का होता है ना, गाड़ी, और इसके लास्ट में अगर हम कला जोड़ दें, क्या जोड़ देंगे, कला, तो क्या हो जाएगा, कलाकार। कलाकार मतलब फिर आर्टिस्ट हो जाता है। तो जब किसी शब्द के लास्ट में जोड़ के कोई नया शब्द जोड़ा जाता है किसी शब्द के लास्ट में, और अगर नया शब्द का अर्थ में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है। तो बस प्रत्यय हो गया आपका। फिर है आपका नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। हम लोग बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम धाम तो आता नहीं और ऊपर से दोष लगाता है। कोई काम आपको करने दिया गया है और उसको आता नहीं और ऊपर से दोष बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन में गलत हो। ठीक है। मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन है, आप नहीं बनाने सके और बोल देते हैं ऊपर से नहीं क्वेश्चन में गलत हो, तो भाई वही है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। कि जो योग्य काम है, काम न आना और ऊपर से दोष लगाना। अगला है विद्यालय का संधि विच्छेद करें। तो देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या जोड़ आलय। क्या होगा, विद्या जोड़ आलय, आलय। ठीक है। विद्या मतलब क्या होता है, विद्या मतलब शिक्षा, ज्ञान, और आलय मतलब घर, यानी कि ज्ञान का घर, विद्या का घर। ठीक है। और समास में इसको बोलेंगे विद्या के लिए आलय, मतलब विद्या के लिए घर। नेक्स्ट है हमारा दिनकर के लिए एक पर्यायवाची शब्द लिखें। तो दिनकर, भास्कर, प्रभाकर सूर्य का नाम है। ठीक है। अगला है सिंह द्वारा बार बार पीछे मुड़कर देखना को एक शब्द में लिखें। ठीक है। सिंह द्वारा बार बार पीछे मुड़कर देखना वो एक शब्द में लिखें। इसका तो मुझे भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो जाने दीजिए इसको। फिर है हमारा पीताम्बर किस समास का उदाहरण है। तो क्या बोला था मैंने, नीलांबर, पीताम्बर, उसके बाद लंबोदर, गजानन, दशानन, नीलकंठ, ये सभी आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दही शब्द का वाक्य में प्रयोग लिंग बताएं। अरे भाई दही क्या किसी का जन्मा हुआ बच्चा है, सो लिंग बताएंगे। यह नपुंसक लिंग है, दही नपुंसक लिंग है, लेकिन हिंदी भाषा में नहीं बॉस। हिंदी भाषा में तो दही पुल्लिंग है। अभी मालूम नहीं दही का बाप कौन है, दही का माँ कौन है। गजब, हिंदी भाषा को समझना ना अजूबा है थोड़ा सा, इसका ग्रामर। अब हिंदी के दही का कैसे लिंग हो गया बताइए। ठीक है, दही का कैसे कोई जेंडर हो जाता है, लेकिन ना बहुत बड़ा बड़ा विद्वान है हिंदी का, और इन लोग क्या बोलता है, नहीं दही जो है पुल्लिंग है। सही में इसका राइट आंसर हो जाएगा दही पुल्लिंग है। क्यों, क्योंकि दही खाते हैं। ठीक है, दही चाहिए, हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा दही लाइए, तो ये क्या है, दही पुल्लिंग है। अब कैसे पुल्लिंग है मालूम नहीं, इनका तर्क भी अजीब है। मेरे अकॉर्डिंग दही जो है नपुंसक लिंग है, इसमें लिंग नहीं पाया जाता है यार। गजब बात करते हैं, पुल्लिंग बना देते हैं इसको। अगला है देवनागरी लिपि का किस भाषा में, बोलिए देवनागरी जो लिपि है किस भाषा की लिपि है। तो बोलिएगा हिंदी भाषा। अरे भाई हिंदी, इसके साथ ही संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। ठीक है, हिंदी और संस्कृत दोनों की। तो ये था क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछा गया था सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में भी काम देगा क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, AC2 इसको मैं सेमेस्टर 1 एडिट करके बोल देता हूँ यहीं से कि ये सेमेस्टर 1 में भी काम देगा। मैंने सिलेबस नहीं देखा था, अच्छे से देखा तो अरे यार सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस दोनों का सेम है और जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम दिए ना, बस वही है। दरअसल ये है कि जो लोग सेमेस्टर 1 में ऐसी हिंदी रखा है उसको सेमेस्टर 2 में ऐसे इंग्लिश रखना है, और जो सेमेस्टर 1 में ऐसी इंग्लिश रखता है उसको सेमेस्टर 2 में ऐसे हिंदी रखना है। मतलब सेमेस्टर 1 में अगर आप इंग्लिश रखें तो 2 में आपको हिंदी रखना है होगा, और अगर आप 2 में इंग्लिश रखें तो सेमेस्टर 1 में हिंदी रखना होगा। ठीक है, यही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेमेस्टर 1 में भी हिंदी रखिएगा सेमेस्टर 2 में भी हिंदी रखिएगा, आपको बदलना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न है भाषा की परिभाषा और प्रकृति और विभिन्न रूपों को लिखें। इससे पहले हम लोग लास्ट में आ जाते हैं एकदम, और लास्ट से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं ना थक गया हूँ। क्यों, क्योंकि आज यार सुबह को पहले 2 वीडियो डाला। ठीक है, एक बीएड का वीडियो डाला था अपने दूसरे चैनल में,
उसके बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी का नहीं, SKMU दुमका का ही इंग्लिश का पेपर डाला। उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया कॉलेज, ठीक है, आज मेरा कॉलेज का इंटरव्यू था टीचर के लिए, कॉलेज में टीचर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के टीचर के लिए इंटरव्यू दे के आया, थक गया था। फिर मार्केट गया, अरे भाई, फिर मार्केट से आके आप लोग का कंटेंट रेडी किया, अब मैं आप लोग का क्लास ले रहा हूँ। तो बहुत मेहनत है बॉस लाइफ में, सही बता रहा हूँ। आप लोग जितना मेहनत नहीं करते उससे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। सब सब्जेक्ट को पढ़ाओ। देखिए ये PDF आपको 19 पेज का PDF है, फ्री में दिया जाएगा। हाँ ठीक है, इसका पैसा मैं नहीं लूँगा, लेकिन अगर किसी को लगता है खुशी मन से 10 रुपया कि लीजिए सागर भैया आपका क्वेश्चन मैच करता है एग्ज़ाम में, हमारी ओर से 10 रुपये का समोसा खा लीजिएगा, तो आप 10 रुपया फ़ोनपे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको फ्री में नेक्स्ट सेमेस्टर से भी, इस सेमेस्टर का तो दिया ही हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले ही आपको मैं आपका गेस्ट पेपर दे दूँगा ऑनलाइन फ्री में, ठीक है। और जब हमारा ऑफलाइन गेस्ट पेपर होगा तो उस टाइम पे मिनिमम प्राइस रहेगा एकदम 20 रुपया रखूँगा प्राइस ऑफलाइन वाला। अभी ऑफलाइन नहीं मिलेगा, अभी पैसा वैसा नहीं है अभी थोड़ा सा पूंजीपति हो जाऊँगा, उसके बाद ऑफलाइन गेस्ट पेपर एकदम लो प्राइस में, ठीक है। और ऑनलाइन जो लीजिएगा उनको फ्री में मिलेगा ऑनलाइन। हाँ, अगर खुशी मन से पेमेंट करना है तो 10 रुपया पेमेंट कर सकते हैं उस QR कोड को स्कैन करके। चलिए शुरू करते हैं। तो मुहावरा का सामान्य अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट करें, ठीक है। हमारा अंतिम क्वेश्चन, लास्ट से शुरू करते हैं। देखिए मुहावरा हम सभी यूज करते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य का एक अंश होता है जिनका सामान्य अर्थ के बजाय विशेष अर्थ होता है। वे भाषा को रंगीन और आकर्षक बनाते हैं और संवाद को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं। अगर हम लोग मुहावरा अपने भाषा में प्रयोग करते हैं तो मतलब तर्क संगत लग जाता है कि जो बोल रहे हैं ना उस पर और आदमी हंसने लगता है और उसको बात को अच्छे से एंजॉय करता है ना। मुहावरों का उपयोग विभिन्न भाषाओं में किया जाता है और वे भाषा के इतिहास संस्कृति का हिस्सा होते हैं। जैसे कुछ मुहावरे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आपका 1 मार्क्स का मुहावरा आएगा, आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, आँखें बिछाना, ठीक है, मतलब बेसब्री से इंतज़ार करना। ओहो हो, किसका इंतज़ार कीजिएगा इतनी बेसब्री से, 2 पल रुका, वही ये बात ना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। और शर्मिंदा कब होता है, जब आपको क्लास में खड़ा करके कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए और आपको नहीं आता हो तो आप पानी पानी हो जाते हैं ना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। नाक में दम करना बहुत परेशान करना। फिर आपका दाल में काला होना, कोई गड़बड़ है दया, ठीक है। फिर हमारा अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, मुहावरों का उपयोग। तो देखिए मुहावरों का जो उपयोग होता है साहित्य, संवाद, लिखने में और हम लोग कभी कभी बोलने में भी करते हैं कि बाहर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल मतलब पुलिस, ठीक है। जब कोई हम लोग किसी को बताते हैं और ऊपर से वो हमें लोग को डांटने लगता है तो हम लोग बोलते हैं वाह अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। कोतवाल मतलब पुलिस होता है, तो हम लोग बाई में भी प्रयोग करते हैं इसका। अगला है हमारा समास और संधि में क्या अंतर है, ठीक है। अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या जी, मुहावरा और हाँ वही तो हमको भी लगा यार इतना कम कैसे होगा। यहाँ पे है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आप सभी को मालूम है कि पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, ठीक है। बहुत से अर्थ होते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। एक ही अर्थ वाले विभिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी का सबको मालूम है जल, नीर, नीर मतलब रेल में इसको नीर कहा जाता है, रेल नीर। अम्बु, तोय, तोय वाला मुझे भी नहीं मालूम था। सूर्य का सबको मालूम है दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, भानु, ठीक है, दिवाकर। आकाश का मालूम है सबको गगन होता है, नभ होता है, व्योम होता है। फिर आपका घर का गृह, निवास, सदन भी बोलते हैं, ठीक है, भवन भी बोलते हैं, कुटिया भी बोलते हैं। पेड़ का आपको मालूम है वृक्ष, वनस्पति, तरु, गाछ, ठीक है। तो कोई एक आएगा, मालूम नहीं अब क्या आएगा यार, यहाँ से मैच करेगा भी नहीं। पर्यायवाची शब्द तो मालूम नहीं यार, ये सब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मैच कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें कुछ कुछ है जैसे कि पहला है हमारा जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष, जैसे मैं मोक्ष की इच्छा रखता हूँ कि भाई ना मुझे स्वर्ग में जाना है ना मुझे नरक जाना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है। ना मुझे स्वर्ग जाना है ना मुझे
नर्क जाना है, मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे इस दुनिया में नहीं आना है, बस हो गया। बस बस करो, थक गया हूँ इतना मेहनत करते करते। ठीक है, सही बताता हूँ, रात को कोई है भी नहीं कि जिससे मैं अपनी मन की बातें कर सकूँ। समझ रहे हैं बात को? चलिए चलिए चलिए, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, रियलिटी बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, जो भी है ठीक है, वो सब अपनी है प्राइवेट बात। नेक्स्ट है हमारा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको बोलते हैं आग मिस यत पति का। कितना बड़ा वर्ड दे दिया है रे बाप, आग मिस यत पति का, प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला। ठीक है, जिसको रूढ़िवादी भी बोलते हैं, जो प्राचीन आदर्शों पे चलता है। ठीक है, मतलब पुराने रीति रिवाज को ही मानता है, भले नया रीति रिवाज अच्छा हो फिर भी पुराने को ही बोलेगा ना 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 ना, वो हटाए ठीक है। ठीक है, पुराना वाले को ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं गतानुगतिक। खास करके वृद्ध लोग जो बोलते हैं नहीं नहीं पुराने ज़माने में बहुत अच्छा था, हम लोग के ज़माने में ना जो हुआ था ना, अब पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, अब तो खाली बदमाशी होता है। उनको थमा दीजिएगा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर, बाप बोल देगा। ठीक है, जो लोग बोलता है ना कि ना ना ना, आजकल आदमी माँ बाप का सेवा नहीं करता है, तो आजकल हम लोग के ज़माने में पैर को गोड़ पोंछ के छूता था। ठीक है, तो आजकल का माँ बाप को नहीं देखते हैं, बच्चा लोग को मोबाइल धरा देता है। वैसा लोग बच्चा लोग को जब ममता का ही देने का मन नहीं है उन लोग को, ठीक है, तो फिर बच्चा भी तो इसी तरह होगा ना जी। बूढ़ा लोग बोलता है कि नहीं हम लोग के ज़माने में ना लड़की घूंघट पे रहते थे। ठीक है, एकदम पैर के नीचे रहती थी, पति का हर एक बात मानती थी। ये नहीं बोलता है कि हम लोग के ज़माने में पत्नी को दबा के रखा जाता था। ठीक है, उसको पैर का जुत्ती समझा जाता था, घर के बाहर जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, ऐसा होता था। हम लोग के ज़माने में ना उस आदमी का हम लोग जूठा छुआ नहीं खाते थे। अरे उड़बा भाग, तुम लोग के ज़माने में बहुत भेदभाव होता था, तुम लोग के ज़माना में मूर्ख अनपढ़ लोग रहते थे। आजकल का ज़माना ज्ञानी व्यक्तियों का है। किसी भी हालत में दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, पिछले ज़माने की तुलना में हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। पहले छुआछूत मंदिर ये सब में होता था यार। ठीक है, अभी वो सब बहुत कम हो गया है। ठीक है, लड़का को लड़की की जितना समानता दिया जा रहा है, बहुत पुराने ज़माने से हम लोग बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से हैं तो सॉरी, मैं आपके अगेंस्ट हूँ, मैं नए ज़माने का सपोर्टर हूँ। ठीक है, मॉडर्न एज का। चलिए, पहले ज़माना का लोग खाली सरकारी नौकरी को महत्व देता था, इस कारण देख रहे हैं आज भीड़ बढ़ गया है सरकारी नौकरी में। हज़ारों आदमी लाखों आदमी फॉर्म निकलता है हज़ारों की संख्या में, और आदमी अप्लाई करता है करोड़ों की संख्या में। तो ये रूढ़िवादी धारणा के लोग बहुत गंदे लोग हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं मानता हूँ सभी धारणाएं गलत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो धारणाएं हैं उनकी बहुत ज़्यादा गलत है, और जो गलत है उसको तो गलत ही कहेंगे। हाँ, लेकिन जो सही है वो सही है, ये भी मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें सही हैं उसको मैं सही ही मानता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो भेदभाव होती थी उसे मैं गलत मानता हूँ अभी भी। ठीक है, चलिए, बीच बीच में मैं अपना लेक्चर दे ही देता हूँ ना। समास और संधि में क्या अंतर है? संधि नहीं जानते? अरे आपका जो शादी होगा ना तो ससुर को संधि बोलेंगे ना, और सास को समधिन। तो समास और संधि में क्या अंतर है? देखिए, दोनों समास का अर्थ होता है छोटा रूप, संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, छोटा रूप वाला। ठीक है, और संधि क्या है? संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, और दो पदों के मेल से, एक मिनट चलिए, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? समास और संधि। समास बड़ा है या संधि बड़ा है? कौन बड़ा है भाई? तो समास बड़ा है, संधि छोटा है। क्यों? चलिए जानते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। वर्ण किसे बोलते हैं? वर्ण, अ आ क ख, ये सब को वर्ण बोलते हैं। क ख ये सब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण पढ़े हैं ना जी, व्यंजन वर्ण। क से लेकर ज्ञ तक ये सब व्यंजन वर्ण है, और अ से लेकर अ तक ये सब स्वर वर्ण है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। आपको मालूम है ए ई आई ओ यू को वोवेल बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं स्वर वर्ण, अ से लेकर अ तक, और क ख से लेकर के ज्ञ तक इसको बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। ठीक है, आप बोलिएगा अरे भाई साहब आप क ख पढ़ा रहे हैं। हाँ, अरे भाई पढ़ो ना, शांति से पढ़ो, समझ लो कि मेरे पास टाइम वेस्ट हो रहा है।
और ये जो टाइम वेस्ट कीजिएगा मेरे साथ ना, एग्ज़ाम में काम देगा, यही टाइम वेस्ट, ठीक है। बिना टेंशन के पढ़ो, याद नहीं करना है, भूल जाओ, सब भूल जाओ, मेरे साथ पढ़ो और सब भूल जाओ, बस मैं यही कहता हूँ। याद कुछ नहीं करना, जो याद रहेगा वही ज्ञान रहेगा। तो समास वर्ण समझ गए, वर्ण कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। और वर्ण जब हम लोग दो को वर्ण को मिला देते हैं, जैसे क एक वर्ण है, स एक वर्ण है और म एक वर्ण है, क्या हो गया, कसम, ठीक है। तीनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बनता है, शब्द, ठीक है, क्या बन गया, शब्द, यानी कि वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है, समझ गए ना। चलिए अब मैं बताता हूँ संधि क्या है। तो देखिए संधि सबसे पहले बनेगा, उसके बाद बनेगा समाज। संधि क्या है, तो दो वर्णों के मेल से, संधि वर्ण क्या है, दो वर्णों का मेल है, लिख दीजिए शॉर्ट में, दो वर्णों का मेल है संधि, ठीक है, दो वर्णों का मेल, ये है संधि, ठीक। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या बोलिए कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं। यानी कि संधि दो को वर्ण का मेल है, या तो क ख सब मिल के बनेगा या अ आ से, ठीक है। लेकिन समास क्या है, समास जो है दो शब्दों का मेल है, ठीक है। समास क्या है, दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों का मेल, ठीक है। समास दो शब्दों का मेल है, लेकिन संधि दो वर्णों का मेल है। समझ गए बात को, हाँ बस इतना ही तो समझना था। अब हम लोग आराम से इसको करेंगे। तो संधि और समास दोनों ही भाषा में शब्दों के संयोजन से जुड़े होते हैं, दोनों जोड़ने से मिलता है। दो वर्णों का मेल है तो एक दो शब्दों का मेल है, दोनों संयोजन से जुड़े हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे संधि वर्णों का या ध्वनियों का मेल है, जबकि समास शब्दों या पदों का मेल है। समझ गए। संधि में शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि समास में अक्सर जो मूल अर्थ है वो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो मीनिंग रहता है समास में, जब दो को पद मिल जाएगा तो बदल जाएगा, ठीक है। और संधि में अक्सर नहीं बदलता है, कभी कभी बदलता है, ठीक है। संधि और समास में मुख्य अंतर जानते हैं, और हो सकता है पूछ ले कि संधि क्या है, या पूछ ले समास क्या है, या फिर पूछ ले इनके बीच अंतर क्या है। तो संधि दो वर्णों या ध्वनियों का मेल है, दो वर्णों के मेल से विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। विकार मतलब एक गुस्सा होता है कि बहुत विकार देखा है, पीटो नहीं तो विकार नहीं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग संधि बोलते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होकर तीसरा शब्द बनता है उसको हम लोग बोलते हैं संधि। समझ गए ना, एकदम समझ गए होंगे, ठीक है। तो दो वर्णों का मेल कौन है, समास या संधि, संधि। दो शब्दों का मेल कौन है, समास, बिल्कुल। चलिए, तो संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से नया शब्द बनता है, लेकिन मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि देवजर आलय बराबर देवालय, देवालय मतलब जहाँ देवता लोग रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यही सब में ना। समास क्या है, समास तो दो शब्दों का मेल, समास है दो शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, ठीक है, संयुक्त शब्द बनता है, इसको समास कहते हैं। समास विभक्ति या शब्द का लोप हो सकता है, ठीक है। अच्छा, संधि का हमने भेद नहीं बताया ना, लिख लीजिएगा संधि का भेद, सॉरी मैंने नहीं लिखा। संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। एक है आपका स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि लिख लीजिएगा, कॉपी पेन अगर सामने है तो लिखिएगा भाई साहब, भूल जाता हूँ ये ना, कितना यार। दूसरा है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा है आपका विसर्ग संधि, क्या है, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि, ओके। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन हैं संधि के भेद। अब आता है हमारा यहाँ पे समास। तो समास दो पदों के मेल को बोलते हैं समास, ठीक है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, ठीक है, संयुक्त शब्द बनाना जिसे समास कहा जाता है। बस इतना याद रखिए। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है, ठीक है। अब हम इसको एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राजपूत। राजपूत जो लोग रहता है ना, सिंह लोग, राजपूत उसको बोला जाता है, ठीक है। तो राजा का पुत्र मतलब राजपूत,
उसी तरह से नीला है कंठ जिसका, तो अगर हम एक शब्द में इसको लिखना चाहेंगे, नीला है कंठ जिसका, इसको आप एक शब्द लिखें, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, वह पार्वती के पति हैं, ऐसा कोई शब्द वर्ड लिखा है तो आप डायरेक्ट बोल सकें नीला है कंठ जिसका मतलब नीलकंठ पार्वती के पति हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो दो शब्दों या पदों का मेल को हम एक कर देते हैं और शब्द को छोटा कर देते हैं समास में, ठीक है। तो समास में दो अर्थ में परिवर्तन हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये तो सेम था, राजा का पुत्र मतलब राजपूत, लेकिन अगर हम दे देते हैं लंबा, लंबा मतलब बड़ा, ठीक है, जोड़ उदर, क्या है उदर, उदर मतलब होता है पेट, यानी कि लंबा पेट नहीं, अगर हम लंबा जोड़ उदर करेंगे तो हो जाएगा हमारा लंबोदर, और लंबोदर मतलब होता है गणेश जी। अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो यहीं पे बोला गया है कि समास में शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, लेकिन संधि में कम संभावना है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण अंतर, जैसे कि संधि में वर्णों का अतिशय सामीप्य होता है। इतना टफ नहीं समझ पाएंगे आप, ठीक है, चलिए जाने दीजिए, मैं जो बताता हूँ वो ध्यान रखिए। तो संधि समझ गए कि दो वर्णों का मेल है, ठीक है, और इसके कितने भेद हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब समास पे आइए, समास दो पदों का मेल है, ठीक है, और इसके कितने भेद हैं तो नहीं मालूम। समास के 6 भेद हैं, लिख लीजिएगा। सबसे पहले द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। दूसरा है आपका द्विगु समास, क्या है? द्वंद्व द्विगु, ठीक है। तीसरा है आपका अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास, बस भाव अब ये सब याद कर लीजिए। द्वंद्व द्विगु अव्यय भाव, उसके बाद तत्पुरुष समास, तत्व पुरुष समास, ठीक है, कई को हो गया जी? 4 को हो गया। कर्मधारय समास, क्या? कर्मधारय समास, ठीक है। इसके बाद तत्पुरुष कर्मधारय। एक होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि, बहु मतलब लगता है कि यार वाइफ ना लेकिन वो नहीं है, बहुब्रीहि मतलब बहुत सारा अर्थ निकलने वाला, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास, ये 6 को समास का भेद है, बस लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग स्पेलिंग वगैरह अच्छे से लिखिएगा। तो हम लोग समझ लें समास और इस सब के बारे में। अब आते हैं कारक। कारक, कारक मतलब होता है कारण, ठीक है। कारण को इंग्लिश में बोलते हैं रीजन, कोज, व्हाट इज द रीजन। तो कारक किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? आपने सुना होगा अक्सर, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए प्रदान से अधिकरण में पर संबोधन। अरे ओह, इसको सुने आप? सुने होंगे डेफिनेटली, बचपन से कभी ना कभी वही पढ़ना है हमें। तो कारक क्या है? कारक जो है हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कठिन टॉपिक है। समास और कारक हिंदी व्याकरण के 2 कठिन टॉपिक हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला चिन्ह को ही हम लोग कारक बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए कि संज्ञा या सर्वनाम को हम लोग यार एग्जाम्पल नहीं दिए, अरे बाबा, मैंने कारक और समास का ना 2 अलग अलग वीडियो बनाया है। देखिए कारक क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी शब्द या तो सर्वनाम होगा या संज्ञा होगा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से, क्रिया भी एक टॉपिक है, तो किसी सेंटेंस में, मान लीजिए एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक शब्द है संज्ञा, एक शब्द है सर्वनाम और एक है क्रिया। तो संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशन जो हमारा क्रिया के साथ करा दे, जो शब्द तो कराता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कारक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं केज, मतलब ये जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग अगवा बोलते हैं, ठीक है। अगवा बोलते हैं ना, शादी ब्याह कराने में अगवा। तो इसका चाहे इसका, तो इन दोनों में से किसी का अगर रिलेशन ये इसके साथ करा देता है, संज्ञा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है सर्वनाम, या तो संज्ञा का इसके साथ रिलेशन करा दे या फिर सर्वनाम का, कौन? ये कारक, इसी को बोलते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, इसको कारक बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ देता है, उसको कारक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कारक हिंदी व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह या प्रसर्ग होते हैं, जो वाक्य में शब्दों के संबंध को स्पष्ट करते हैं।
हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने कारक के 8 भेद हैं। समझ गए होंगे कारक की परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से संबंध जोड़ देता है उसको कारक बोलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, राम ने आम खाया। ठीक है, खाया, तो राम क्या है यहाँ पे हमारा संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आम क्या है, ये भी हमारा संज्ञा है। और खाया क्या है, क्रिया है। खाया, खाना मतलब ईटिंग, क्रिया है। तो संज्ञा का ये क्रिया के साथ संबंध कौन जोड़ रहा है, ने। यहाँ पे यही ने ना जोड़ रहा है, नहीं तो राम आम खाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं बनेगा अच्छे से। राम ने आम खाया, किसने आम खाया, राम ने आम खाया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संज्ञा है इसका रिलेशन, और ये भी संज्ञा है, इसका रिलेशन इसके साथ कौन जोड़ रहा है, ने। किसने आम खाया, राम ने आम खाया। ये जो आम खा रहा है, कौन खा रहा है, आम, और कौन बता रहा है, ने, कि राम ने, किसने, राम ने। तो ये जो राम ने आम खाया है, ये जो ने वर्ड है, यही हमारा कारक है। ठीक है, इसी को कारक बोलते हैं। चलिए और मैं बताता हूँ, जैसे 8 पैर वाला, पैर वाला। ठीक है, 8 क्या है, संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, तो संख्यावाचक संज्ञा है। ठीक है, पैर भी हमारा संज्ञा है। वाला, वाला क्या है, ये तो वाला क्या है जी वाला कोई चीज़ है। तो यहाँ पे ये हमारा संज्ञा कारक कहीं पे दिख रहा है, कारक नहीं दिख रहा है, तो ये कारक नहीं है। समझ गए। तो कारक या तो ने होगा, या फिर के होगा, या फिर को होगा, में होगा। ठीक है, यही सब कोई चिन्ह होगा कारक में। जैसे मैं चिन्ह बता देता हूँ, ने एगो चिन्ह रहेगा, को एगो चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, कारक चिन्ह नहीं, सब यही सब जोड़ जोड़ के सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं ना। जैसे तुम मंगलवार को आना, तुम मंगलवार को आना, तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना, तुम मंगलवार को आना, तो ये कारक है। से हो जाएगा के लिए। ठीक है, मैंने उसके लिए गुलाब का फूल लाया लेकिन उसका ज्वाइनिंग हो गया दूसरे जगह, फिर वो अपने जगह, हम अपने जगह। ठीक है, तो ये के लिए क्या है, कारक है। ठीक है, ये सब कारक चिन्ह मैं पहले बता देता हूँ। ये सब देखिएगा, किसी भी वाक्य में अगर ये सब लिखा है तो वो कारक चिन्ह है। ठीक है, वो कारक है। से में हो जाएगा, पर हो जाएगा। अरे, हम लोग बोलते हैं अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो अरे जो है ना वह हमारा कारक है। समझ गए, यही सब है आपका कारक का चिन्ह। तो कारक समझ गए, कारक क्या है, कारक वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का सेंटेंस में क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ने का काम करता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द का जो व्यक्ति क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है उसको कारक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, संज्ञा सर्वनाम को, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से संबंध जोड़ने वाला परसर्ग होता है। तो ये जो को है ना, यहाँ पर भी ये भी कारक है। ये से जो है ना, ये भी कारक है। समझ रहे हैं ना बात को। ये सब जहाँ जहाँ रहेगा इसको कारक बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस में, हाँ यहाँ पे देखिए सेंटेंस में कहाँ पे कारक है बताइए। अब आप लोग इतने स्मार्ट हो गए होंगे कि आप बता सकते हैं कि कहाँ पे कारक है, कहाँ पे है। हाँ यही है कारक के। ठीक है, ये एक कारक है और नहीं है, और ठो कारक नहीं है। ठीक है, ये कनेक्टर है, संयुक्ताक्षर है जो सेंटेंस को जोड़ा है। ठीक है, समझ गए, कारक चिन्ह पहचान लीजिएगा। हाँ, तो संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द को कारक बोलते हैं। ठीक है, अब हो गया कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। कितना भेद बाबू, 8 गो भेद। कौन कौन, तो लिख लीजिएगा। कर्ता कारक, ठीक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 गो भेद होते हैं। ठीक है, कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला व्यक्ति। बस अभी कारक का बस इतना ही याद रखिए ना, ज़्यादा देंगे ना तो अभी दिमाग तो अचर पचर करने लगेगा ना। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो कारक और आपका इसका वीडियो क्या बोलते हैं, समास का वीडियो, दोनों का मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है पल्लवन और संक्षेपण क्या है। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ पल्लवन क्या और संक्षेपण क्या है। ठीक है,
पल्लवन, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कोई शब्द, जैसे राम नाम, राम, चलो दूसरा वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, आई लव यू, ठीक है। आप देख के तो हंस लगे होंगे, अगर बाप ये कौन वर्ड लिख दिया यार ठीक है, तो ये वर्ड जो है बहुत छोटा वर्ड है। कितना वर्ड का है? 3 गो वर्ड का है, 3 गो शब्द का है, ठीक है। लेकिन इसमें कितना बड़ा मीनिंग छिपा आपको मालूम है ना। जब हम किसी को बोलते हैं ये वर्ड, तो उसके ये 3 वर्ड में कितना सारा चीज़ हम बोल रहे हैं मालूम है आपको, ठीक है। तो इसको अगर हम डिटेल में लिखना चाहें तो फिर हम बोलेंगे कि यार जब से मैंने आपको वहाँ से देखा था तब से लेकर के पूरा डिटेल में लिखते हैं, ठीक है। पूरा एकदम 2-3 पेज भर देते हैं कि मेरा हालत ये हो गया है, ठीक है, तब से ये तक, मतलब ऐसा स्टाइल होता है जो अंधा मतलब ब्लाइंड लव होता है वो, उसका मैं बोल रहा हूँ, अंधा प्यार, ठीक है। तो इसके वर्ड के पीछे बहुत सारा लंबा कथा छिपा है ना। तो वही चीज़ है पल्लवन, क्या है कि छोटे से शब्द को बड़ा करने का तरीका, ठीक है। अगर बोल दिया जाएगा कि ये 2 लाइन का कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे मैंने वो बताया ये लाइन का सेंटेंस, इस शब्द को आप 200 शब्दों में लिखें, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि प्रेम क्या होता है, तो प्रेम 2 आत्माओं का मिलन होता है, ठीक है। आप पूरा फिलॉसफी झाड़िएगा वहाँ पे फिर, और 200 पेज फुल कर दीजिएगा। तो वही चीज़ है कि पल्लवन क्या है, पल्लवन क्या है कि जब किसी शब्द को हम लोग विस्तार देते हैं उसी को पल्लवन बोलते हैं, ठीक है। जब किसी शब्द को हम लोग विस्तार से लिखते हैं उसको पल्लवन बोलते हैं। अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि मुझे उसको देख के ये हो रहा है, ठीक है, हमेशा मुझे याद आ रहा है, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा इसको एक शब्द में बोलेंगे प्यार, ठीक है। तो वही संक्षेपण हुआ। संक्षेपण क्या है कि विस्तार को फिर से छोटा करना, ठीक है। पल्लवन और संक्षेपण पूरा एक दूसरे के विरोधी हैं। पल्लवन वह है कि छोटे से शब्द को बड़ा रूप देना, पल्लवन क्या है, छोटे से शब्द को बड़ा रूप देना, ठीक है। मतलब कोई 10 वाक्य का सेंटेंस है तो इसको 100 शब्दों में लिखना, ये आपका पल्लवन है। और संक्षेपण क्या है, कोई 100 शब्द का सेंटेंस है, इसको हमें बोला दिया जाएगा कि 20 शब्द में इसको लिखिए, तो ये आपका संक्षेपण है। समझ गए बात को? हाँ, बस इतना ही समझना था। पल्लवन छोटे से चीज़ को खींच तान के बड़ा कर देना, और संक्षेपण क्या है कि बड़े से चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के छोटा कर देना। समझ गए होंगे बस, ठीक है। ठेठ भाषा में एकदम समझाया हूँ। अब चलिए किताबी भाषा में समझते हैं, ठीक है। तो संक्षेपण और पल्लवन दोनों ही लेखन तकनीकें हैं, लेकिन वे विपरीत काम आती हैं। विपरीत हैं दोनों एक दूसरे का, बड़ा छोटा। संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण मतलब छोटा करना, किसी विस्तृत पाठ को संक्षिप्त रूप में लिखना, मतलब कोई बड़ा सा पाठ है उसको छोटे से रूप में लिखना, जिसको हम लोग समरी बोलते हैं इंग्लिश में, समरी या सारांश, बस सारांश है संक्षेपण, ठीक है। जबकि पल्लवन का अर्थ है किसी संक्षिप्त या सघन विचार को विस्तार से लिखना, ठीक है। हम लोग बोलते हैं रुको रुको रुको, डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ हुआ क्या, ठीक है। तो वो हम लोग डिटेल में जो बताने का काम कर रहे हैं वो पल्लवन है या संक्षेपण है? डिटेल में बता रहे हैं तो पल्लवन है। और हम लोग बोलते हैं ज़्यादा टाइम नहीं है, डायरेक्ट बोलो क्या हुआ, ठीक है। तब वो बोलता है नहीं ये हुआ, तो वो क्या है, फिर वो संक्षेपण है। ज़िंदगी में भी हम लोग प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग जानते नहीं कि पल्लवन है या संक्षेपण है, ठीक है। संक्षेपण, संक्षेपण का अर्थ है किसी विस्तृत पाठ जैसे कि किसी लेख, परिच्छेद या किताब के अंश को उसके मुख्य विचार और अर्थ को बनाए रखते हुए छोटा करना, ठीक है। संक्षेपण क्या है कि पूरा किताब जब आप पढ़ते हैं और लास्ट में लिखा रहता है संक्षेप में, तो बस वही है आपका संक्षेपण। और पल्लवन क्या है कि पूरा डिटेल में लिखना, ठीक है। मान लीजिए 50 शब्द का कोई सेंटेंस दे दिया है और उसको बोलेगा कि 500 शब्दों में विस्तार से लिखें, तो बस विस्तार से आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बस समझ गए होंगे पल्लवन और संक्षेपण क्या होता है। अब आते हैं ज्ञापन। ज्ञापन क्या है? ज्ञापन की परिभाषा। ज्ञापन का मतलब होता है एक औपचारिक लिखित सूचना जो किसी संगठन या संस्था के भीतर किसी व्यक्ति या समूह को भेजी जाती है, ठीक है। ज्ञापन क्या होता है कि ज्ञापन का मतलब होता है एक औपचारिक लिखित सूचना। ये औपचारिक मतलब क्या होता है? औपचारिक मतलब जो नियम कानून से चलता है, जैसे सरकारी जो कोई भी चिट्ठी होता है तो उसको हम लोग औपचारिक बोलेंगे, जिसमें शिष्टाचार हो, ठीक है।
शिष्टाचार होता है उसको हम लोग ज्ञापन बोलते हैं। ज्ञापन मतलब होता है दोस्तों रिपोर्ट। ज्ञापन मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। सिंपल सा भाषा में समझिए, अगर पूछेगा कि मुझे ज्ञापन लिखना है, ज्ञापन मतलब समझिए कि उसको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो ज्ञापन का मतलब है रिपोर्ट, जो एक औपचारिक लिखित सूचना होती है, ठीक है, जो किसी सरकारी, खास करके सरकारी कामकाज में या किसी संगठन में या किसी संस्था के भीतर किसी व्यक्ति को या किसी समूह को लिखा जाता है। तो नोटिस लिखते हैं ना हम लोग, कॉलेज के द्वारा जो आपको नोटिस जारी किया जाता है वो भी एक ज्ञापन है, समझ गए हैं। तो ज्ञापन एक रिपोर्ट है जो सरकारी संस्था या किसी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा कामकाज में प्रयोग किया जाता है, उसको ज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। किसी घटना, सूचना, निर्देश को संप्रेषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज्ञापन को, ठीक है। तो आपको कॉलेज में जो नोटिस दिया जाता है ना, वो भी आपका एक ज्ञापन है। हिंदी में ज्ञापन बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं, चाहे सूचना बोलते हैं, नोटिस बोलते हैं, और हिंदी में उसको ज्ञापन बोलते हैं, समझ गए। अभी पहले लग रहा था कि यार ज्ञापन क्या है, तो अब समझ में आया क्या ज्ञापन क्या है। तो इंग्लिश में जिसको रिपोर्ट बोलते हैं उसी को हिंदी में ज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। विस्तार से औपचारिक पत्र। ज्ञापन एक औपचारिक पत्र होता है जो किसी संस्था, संगठन या सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है विभिन्न उद्देश्य के लिए। अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, किसी को धमकाने के लिए। कोर्ट जो नोटिस जारी करता है ना, कोर्ट बहुत से लोगों को नोटिस जारी करता है, एफआईआर जो जारी करता है, ये सब भी आपका एक तरह से ज्ञापन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रतिवेदन, ठीक है। अब ये भी आपको लगेगा कि इठो क्या चीज़ है यार। तो प्रतिवेदन रिपोर्ट या विवरण होता है। क्या होता है? रिपोर्ट। सेम चीज़, जैसा ज्ञापन आपका रिपोर्ट और नोटिस था, उसी तरह से प्रतिवेदन या किसी घटना, खास करके प्रतिवेदन क्या है? किसी घटना, कोई काम हो गया, कोई सब्जेक्ट के बारे में लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, क्रमबद्ध विवरण दिया जाता है। इसमें देखिए ज्ञापन और प्रतिवेदन में बहुत कॉमन डिफरेंस है। ज्ञापन जो है हम लोग रिपोर्ट बहुत छोटा सा लिखते हैं, रिपोर्ट हम लोग छोटा लिखते हैं ना जी, रिपोर्ट एकदम पूरा बड़ा नहीं होता है। लेकिन प्रतिवेदन जो है आपका पूरा डिटेल में रहता है, ठीक है। प्रतिवेदन क्या रहता है? पूरा डिटेल में रहता है। यह किसी घटना, कार्य या योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर, जांच कर तैयार किया जाता है। और प्रतिवेदन कौन लोग लिखता है? खास करके प्रतिवेदन जो है आपका न्यूज़पेपर या रिपोर्टर वाला लोग लिखता है। तो प्रतिवेदन क्या है? किसी घटना को देखकर, जानकर, स्वयं अपनी आंखों से देखकर, जानकर, बूझकर, उसके बाद जो हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं उसको हम लोग प्रतिवेदन बोलेंगे, ठीक है। तो विस्तार से प्रतिवेदन का अर्थ है कि प्रतिवेदन शब्द का अर्थ है रिपोर्ट या विवरण जो आंखों देखा हाल हो, किसी घटना, कार्य या विषय के बारे में लिखी गई एक संक्षिप्त या क्रमबद्ध जानकारी हो, जो अपनी जानकारी, अपनी आंखों देखा हाल को लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रतिवेदन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आंखों देखा हाल कौन लोग लिखता है? अक्सर मीडिया वाले लिखते हैं, चाहे रिपोर्टर वाले, ठीक है, चाहे न्यूज़पेपर वाले। तो प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य किसी घटना, कार्य या विषय के बारे में जानकारी प्रदान करना। यह जानकारी क्रमबद्ध या संक्षिप्त, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। और प्रतिवेदन के प्रकार, कि प्रतिवेदन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि औपचारिक, ठीक है, औपचारिक प्रतिवेदन हो गया, ये रिपोर्ट सरकारी या व्यावसायिक संगठन द्वारा लिखी जाती है। अकादमिक प्रतिवेदन, ये रिपोर्ट शोध, अध्ययन और अन्य संस्थानिक गतिविधियों के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। तो प्रतिवेदन और रिपोर्ट दोनों एक कॉमन जैसा है, जैसे नोटिस और रिपोर्ट है ना, बस। तो नोटिस आप समझ लीजिए, इसको ज्ञापन को आप नोटिस समझिए, ये जो ज्ञापन है इसको आप नोटिस समझिए, ठीक है। नोटिस होता है जो कॉलेज, रिपोर्ट या फिर किसी सरकारी संस्था द्वारा नोटिस निकाला जाता है, उसी को ज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्ट को बोलेंगे प्रतिवेदन, जो इसमें आंखों देखा हुआ हाल होता है, ठीक है। जैसे जो मेडिकल रिपोर्ट आता है ना, तो वो क्या है? आप खुद उसको टेस्ट करते हैं, आंखों देखा हाल होता है कि भाई हम खुद इंजेक्शन से सैंपल लिए हैं, इसको खुद चेक किए हैं, तो वो आपका प्रतिवेदन हो गया। और नहीं सकिएगा ना तो एक जैसा मिला के लिख दीजिएगा, ठीक है, गुड़ गोबर एक कर दीजिएगा। चलिए, मतलब दोनों कॉमन सा है तो चलेगा, उतना चलेगा, नहीं लिखने से अच्छा तो कुछ भी लिख दो ना यार। अगला है हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो देखिए हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये जो विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। यह एक स्वर प्रधान भाषा है, इसमें 34 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, ठीक है। 34 गो स्वर है
और 33 को व्यंजन है। यह एक क्रिया प्रधान भाषा है। इसमें लिंग, वचन, कारक भेद होता है। इसमें कारक का भेद भी होता है, ठीक है, और इसमें काल का भेद होता है। इसमें विस्तार से स्वर प्रधान हिंदी भाषा में स्वरों को व्यंजन की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। फिर स्वर और व्यंजन हिंदी में 34 और 33 व्यंजन है। स्वर कितना है? 33 और व्यंजन 34। क्रिया प्रधान भाषा, अच्छा इसको आप गलत कर दीजिएगा यार, ये जो आप इसको है ना स्वर वर्ण 12 को कर दीजिएगा, ठीक है, और व्यंजन वर्ण 33, ठीक है, इसको आप 12 कर दीजिएगा। ये 34 को आप ध्यान में मत रखिए, आप 34 पे अभी मत जाइए, अभी आप 12 ही जानिए, अ से लेकर अ तक, ठीक है। फिर है आपका क्रिया प्रधान हिंदी भाषा में क्रिया, वर्ब, वाक्य मुख्य भाग होते हैं। इस तरह से डिटेल में लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ लिख दीजिएगा कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जैसे कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो एक वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है। हिंदी भाषा में अधिकांश लोग भारत में बोलते हैं। भारत का लगभग 46% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा न केवल बोलने की है, बल्कि भारत की अधिकतम शिक्षा जो दी जाती है वह हिंदी भाषा में ही दी जाती है। भारत के हर राज्य में हिंदी भाषा को एक सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया है, राज्य की भाषा नहीं, सब्जेक्ट का दर्जा। और यहाँ तक कि कुछ राज्यों में हिंदी को राजकीय भाषा दिया गया है, जैसे झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। कुछ राज्य हैं, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में हिंदी को राजकीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है। ऐसा डिटेल में लिख दो यार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और भी ये भी लिख दीजिए कि देखिए विश्व में कई भाषाएं हैं, जिसमें से हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। पहली है इंग्लिश, दूसरा है चाइनीज और तीसरा है हिंदी, ठीक है। हिंदी को भारत में भी बोला जाता है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी बोला जाता है। फिजी, लगभग 14 देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। श्रीलंका में भी हल्का फुल्का बोला जाता है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे सिली भी बोला जाता है और तमिल भी बोला जाता है। श्रीलंका में, श्रीलंका जाइएगा ना तो वहाँ पे तमिल और सिली 2 भाषा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा मैं जाऊँगा ना तो आप लोग को फ़ोटो वोटो भेज दूँगा। बोलिएगा अरे वाह बहुत बड़ा ख्वाब देखते हैं आप भैया। चलो क्या कीजिएगा, ख्वाब ही तो देख रहे हैं यार, रियलिटी में होगा तब तो। श्रीलंका जाएंगे यार ना, श्री जयवर्धने कुट्टे वहाँ की राजधानी है। भाषा की परिभाषा, प्रकृति, विविध रूप कौन कौन से हैं? तो भाषा की परिभाषा बताना है, उसकी प्रकृति बताना है और इसके विविध रूप। भाषा की परिभाषा, देखिए भाषा की परिभाषा जानना है कि भाषा को सार्थक ध्वनि या संकेतों के उस माइक चला गया यार, मतलब जमा ही आ गया। कर लीजिएगा एक क्वेश्चन, आप लोग अब इतना पढ़ लीजिए, मेरे साथ 1 घंटा टाइम पास किया आप लोग, अब 1 घंटा खुद से इसको पढ़िए, ठीक है, और एग्ज़ाम देने जाइए। ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। जो लोग सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दीजिएगा उनको भी ऑल द बेस्ट। और देखिए ये PDF आपको फ्री में मिलेगा 19 पेज का। किसी को पे करना है तो 10 रुपया पे कर सकते हैं, मैं जोर ज़बरदस्ती से नहीं बोल रहा हूँ। खुशी मन से देने का है तो दीजिएगा, खुशी मन नहीं है तो मत दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। खुशी मन से दीजिएगा तभी हमारे ये यूजफुल होगा, अदरवाइज़ ये यूजफुल नहीं होगा। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, ठीक है, वेलकम।